सदियों से इंसान रात में आसमान को देखते आए हैं। मार्स यानी लाल ग्रह हमेशा से हमारे लिए एक खास आकर्षण रहा है। ये सपना धीरे धीरे हकीकत की तरफ बढ़ रहा है। वो एक ऐसे भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं जहां इंसान शायद मार्स पर रह सके। मार्स तक का सफर इंसानी मौजूदगी को बढ़ाने के बारे में है। क्या इंसान वाकई वहां जिंदा रह सकते हैं? हर जानकारी हमें उस ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। मार्स को समझने से हमें अपनी पृथ्वी के अतीत और भविष्य को भी समझने में मदद मिल सकती है। मार्स को अक्सर रेड प्लैनेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सतह आयरन ऑक्साइड से ढकी हुई है, जो जंग जैसा होता है। मार्स का लैंडस्केप बहुत विविध और दिलचस्प है। यहां सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है। मार्स पर वैलिस मैरिनेरिस नाम का एक विशाल कैनियन सिस्टम भी है। ये फीचर्स हमें बताते हैं कि मार्स का भूवैज्ञानिक अतीत बहुत सक्रिय था। मार्स की सतह पथरीली और धूल भरी है। वहां विशाल मैदान, एस्टेरॉयड टकराने से बने क्रेटर्स और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हमने रेत के टीलों की तस्वीरें देखी हैं जो मार्स की हवाओं से अपनी जगह बदलते रहते हैं। वहां पृथ्वी की तरह ही पोलर आइस कैप्स भी हैं। पानी की बर्फ का होना बहुत जरूरी है। यह भविष्य में आने वाले इंसानी खोजकर्ताओं के लिए एक रिसोर्स हो सकता है। मार्स का दिन, जिसे सोल कहते हैं, पृथ्वी के दिन जैसा ही होता है। यह लगभग 24 घंटे और 39 मिनट का होता है। मार्स की इन बुनियादी बातों को समझना, उसकी जमीन, उसके दिन की लंबाई, उसके मौसम और उसकी ग्रेविटी बहुत जरूरी है। मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से बहुत अलग है। यह बहुत ही पतला है, हमारे एटमॉस्फेयर से लगभग 100 गुना पतला। यह पतला एटमॉस्फेयर सूरज की ज्यादा गर्मी रोक नहीं पाता। इसलिए मार्स एक बहुत ठंडा ग्रह है। औसत तापमान लगभग -63 डिग्री सेल्सियस होता है। मार्स के एटमॉस्फेयर की बनावट भी एक बड़ी चुनौती है। यह लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज्यादा मात्रा हमारे लिए जहरीली है। मार्स पर रहने का मतलब होगा सुरक्षित हैबिटेट्स के अंदर रहना या बाहर निकलते समय एडवांस्ड स्पेस सूट पहनना। मार्स के पतले एटमॉस्फेयर के साथ एक और बड़ी दिक्कत रेडिएशन है। मार्स के पास पृथ्वी की तरह कोई मजबूत ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कई देश और स्पेस एजेंसियां इंसानों को मार्स पर भेजने की दिशा में काम कर रही हैं। नासा, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान है। इस प्लान में पहले चांद पर मिशंस भेजना शामिल है, एक सीढ़ी की तरह। नासा ने मार्स पर कई सफल रोबोटिक मिशंस भेजे हैं। रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस सतह की खोज कर रहे हैं। वे मार्स की जियोलॉजी के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और पुराने जीवन के निशान खोज रहे हैं। ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी मार्स एक्सप्लोरेशन में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहते हैं, एक ऐतिहासिक सफलता थी। इसने भारत को मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बनाया। मंगलयान ने मार्स की सतह और एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया। इन मौजूदा मिशंस के उद्देश्य कई तरह के हैं। पहला, उनका मकसद मार्स के बारे में हमारे साइंटिफिक ज्ञान को बढ़ाना है। दूसरा, ये मिशंस नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करते हैं। दूसरी स्पेस एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां भी मार्स की इस खोज में शामिल हो रही हैं। सबका मिला जुला ज्ञान और रिसोर्सेज इंसानों को मार्स पर सफलतापूर्वक भेजने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने का मतलब है रहने और काम करने के लिए सुरक्षित जगहें बनाना। इन हैबिटेट्स को एस्ट्रोनॉट्स को मार्स के कठोर वातावरण से बचाना होगा। एक ज्यादा टिकाऊ तरीका है मार्स पर ही मिलने वाले रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। इस कॉन्सेप्ट को इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या ISRU कहते हैं। मार्स की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ भी कहते हैं, एक अहम बिल्डिंग मटेरियल हो सकती है। ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जा सकता है।
एक और आइडिया है मार्स की प्राकृतिक बनावटों जैसे लावा ट्यूब्स का इस्तेमाल करना। ये रेडिएशन और बहुत ज्यादा तापमान से प्राकृतिक सुरक्षा दे सकती हैं। उन्हें सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि एक आरामदायक रहने का माहौल भी देना होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी मार्स पर रहने के किसी भी प्लान की नींव है। मार्स मिशन का हर पहलू, लॉन्च से लेकर लैंडिंग और लंबे समय तक जिंदा रहने तक, साइंटिफिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है। सबसे अहम क्षेत्रों में से एक है लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी। इंसानों को सांस लेने लायक हवा, साफ पानी और पौष्टिक खाना चाहिए। साइंटिस्ट्स एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। ये सिस्टम्स कार्बन डाइऑक्साइड हटाकर और ऑक्सीजन मिलाकर हवा को रिसाइकल करेंगे। वे बहुत हाई एफिशिएंसी के साथ पानी को साफ और रिसाइकल करेंगे। मार्स पर खाना उगाने के लिए एग्रीकल्चरल साइंस में बड़ी सफलताएं चाहिए होंगी। इसमें ऐसी फसलें उगाना शामिल है जो कंट्रोल्ड माहौल में कम रिसोर्सेज के साथ भी फल फूल सकें। साइंस और टेक्नोलॉजी का एक और जरूरी रोल रिसोर्स यूटिलाइजेशन में है। जैसा कि बताया गया, स्थानीय मार्स रिसोर्सेज या ISRU का इस्तेमाल सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि मार्स पर पानी की बर्फ है। टेक्नोलॉजी चाहिए इस बर्फ को निकालने और इसे लिक्विड पानी में बदलने के लिए। मार्स की हवा भले ही पतली हो, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। मॉक्सी जैसी टेक्नोलॉजी ने पहले ही दिखा दिया है कि मार्स के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। मार्स पर रोज की जिंदगी पृथ्वी की जिंदगी से बहुत अलग होगी। चुनौतियां बहुत सारी और लगातार होंगी। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है मार्स के वातावरण का इंसानी सेहत पर असर। कम ग्रेविटी, जो पृथ्वी की लगभग 1/3 है, समय के साथ मसल्स के कमजोर होने और हड्डियों के घनत्व में कमी का कारण बन सकती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स पहले से ही इन दिक्कतों का सामना करते हैं। वे इनसे निपटने के लिए कड़े एक्सरसाइज रूटीन अपनाते हैं। मार्स पर भी ऐसे ही उपायों की जरूरत होगी। रोज की एक और बड़ी चुनौती रेडिएशन से बचाव है। मार्स में ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और उसका एटमॉस्फेयर भी पतला है। इसका मतलब है कि सतह पर बहुत ज्यादा सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन की बौछार होती रहती है। ये रेडिएशन DNA को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। हैबिटेट्स को बहुत ज्यादा शील्डिंग की जरूरत होगी। मेंटल हेल्थ भी मार्स पर जिंदा रहने के लिए एक बहुत जरूरी पहलू होगा। एस्ट्रोनॉट्स बहुत लंबे समय तक छोटी बंद जगहों पर रहेंगे। अकेलापन और बंद जगह में रहने से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। अगर इंसान मार्स पर लंबे समय तक रहने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो सोसाइटी कैसी दिखेगी? शुरुआत में यह शायद एक छोटी, बहुत खास तरह की कम्युनिटी होगी। इसमें मुख्य रूप से साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस होंगे। उनका मुख्य फोकस जिंदा रहने, रिसर्च करने और आउटपोस्ट को बढ़ाने पर होगा। ऐसी कम्युनिटी का शासन शायद स्पॉन्सर करने वाली स्पेस एजेंसियों या इंटरनेशनल ग्रुप्स द्वारा तय किया जाएगा। शुरुआती मार्स सेटलर्स पायनियर्स होंगे, जो मिशन के लिए समर्पित जिंदगी जिएंगे। जैसे जैसे मार्स की बस्ती बढ़ेगी, ये और विविध हो सकती है। अलग अलग स्किल्स और प्रोफेशन वाले लोग आ सकते हैं। शायद आर्टिस्ट्स, टीचर्स और यहां तक कि एंटरप्रेन्योर्स को भी मार्स पर जगह मिल जाए। मार्स की इकोनॉमी का विकास शुरू हो सकता है। इसमें मार्स पर इस्तेमाल के लिए या पृथ्वी के साथ व्यापार के लिए स्थानीय रिसोर्सेज की माइनिंग शामिल हो सकती है। टूरिज्म बहुत दूर भविष्य में एक संभावना बन सकता है। मार्स की सोसाइटी का कल्चर शायद अनोखा होगा। ये वातावरण की चुनौतियों और दूसरे ग्रह पर रहने के साझा अनुभव से बनेगा। मार्स पर पैदा होने वाले बच्चे असली मार्टियंस होंगे। इंसानों के मार्स पर रहने की संभावना इंसानी इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी कामों में से एक है। ये एक ऐसा सपना है जिसने पीढ़ियों से हमारी कल्पना को मोहित किया है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। मार्स एक ठंडी, रहने लायक नहीं दुनिया है। इन बाधाओं को पार करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की जरूरत होगी। इसके लिए इंटरनेशनल सहयोग की जरूरत होगी। सफर लंबा होगा,
और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मुश्किलों के बावजूद संभावित फायदे भी उतने ही बड़े हैं। मार्स पर इंसानी बस्ती बसाना हमारी प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये हमें एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनाकर इंसानियत के लंबे समय तक जिंदा